अजब ममता की गजब कहानी। और उधर कांग्रेस को भी देख लीजिए कि अब शर्तें रखना शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और जब चुनाव के नतीजे आए तो ममता बनर्जी बेहद कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। और कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है तो जो सामने वाला कमजोर भी होता है वो अपनी शर्तें आप पर रखना शुरू कर देता है। बात करेंगे ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर के। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की ताकत थी, ममता बनर्जी का जब एक छत्र राज्य था, तो ममता बनर्जी किसी को अपने आगे लगाने को तैयार ही नहीं थी। ममता बनर्जी किसी को भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थी। यहां तक कि राहुल गांधी को वो अपना नेता मानने को भी तैयार नहीं थी। वो कांग्रेस की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन को आगे लेकर चलने को भी तैयार नहीं थी। लेकिन समय बदला, हालात बदले तो जज्बात भी बदल गया। अब कांग्रेस ममता बनर्जी के सामने शर्तें रख रही है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो लगातार कांग्रेस के सामने शर्तें रखा करती थी। बहरहाल आपको पूरे विषय से अवगत कराते हैं, पूरा मुद्दा आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस की हार हो गई और ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भगवा ध्वज लहरा दिया। और अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। शुभेंदु अधिकारी अब वहां के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ममता राज का समापन हो चुका है और शुभेंदु का दौर शुरू हो चुका है। और इस बीच में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है अधीर रंजन चौधरी। पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर आप समझते होंगे, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अगर आप ध्यान देते होंगे, तो ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी के साथ अगर किसी नेता की चर्चा होती है तो वो अधीर रंजन चौधरी की होती है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। वो लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन जो अधीर रंजन चौधरी की राजनीतिक लाइन है वो हमेशा से ममता बनर्जी के खिलाफ रही है। अधीर रंजन चौधरी इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा ममता बनर्जी का विरोध किया है। और विरोध करने की जो वजह है वो भी जायज है। अब आप समझिए कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक परिस्थिति बन गई है, वैसे में लेफ्ट और कांग्रेस को हमारा साथ देना चाहिए। यानी कि सीधे सीधे वाम मोर्चा और कांग्रेस से ममता बनर्जी ने मदद की अपील की है। और यह अपील तब की है कि जब ममता बनर्जी कमजोर पड़ गई हैं। और इसका जवाब दिया है अधीर रंजन चौधरी ने। अधीर रंजन चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब उनकी ताकत फीकी पड़ गई है, जब वो कमजोर पड़ गई हैं, तो आज हमसे वो समर्थन मांग रही हैं। ये वही ममता बनर्जी है जो राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं थी। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि सबसे पहले ममता बनर्जी राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में स्वीकार करे, उसके बाद ही किसी विषय पर विचार होगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पहले राहुल गांधी को नेता मानिए, उसके बाद आगे की बात होगी। अधीर रंजन चौधरी आगे क्या कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस समेत तमाम सेकुलर ताकतों को नष्ट करने के लिए, नुकसान करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में भरपूर कोशिश की और आज उन्हें ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में इस बार का विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। वह 5 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हुए। और यकीन मानिए, अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए लोकसभा का चुनाव ममता बनर्जी ने पूरी ताकत लगा दी। गुजरात से लाकर एक क्रिकेटर को मैदान में उतार दिया गया बहरामपुर लोकसभा सीट पर कि अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार जाए और हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो जाए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को हिंदू और मुसलमान दोनों का वोट बराबर मिलता था। ममता बनर्जी अपनी कोशिश में कामयाब हुई और अधीर रंजन चौधरी जो कि एक मुखर आवाज है पश्चिम बंगाल में, उनको लोकसभा से आउट करा दिया। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी विधानसभा का चुनाव जो गुजरा उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार उसी बहरामपुर सीट से थे। लेकिन हुआ क्या, नतीजा बताते हैं। बीजेपी यह सीट जीत गई। बीजेपी के सुब्रत मैत्रा इस सीट को जीत गए। दूसरे नंबर पर अधीर रंजन चौधरी रहे। तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवार है। हम पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे। लेकिन एक बात बताया जाए कि बीजेपी अगर जीत गई इस सीट से तो क्या फायदा ममता बनर्जी को हो गया। अधीर रंजन चौधरी अगर इस सीट से जीत गए होते तो बीजेपी का जो आंकड़ा 207 का है वो 206 हो जाता और कमोबेश 10-20 सीटों पर ऐसी परिस्थिति बन सकती थी। हम पश्चिम बंगाल के पूरे आंकड़े को आपके सामने लाएंगे एक एक कर अपने अगले वीडियो में। लेकिन यह समझिए
कि बीजेपी के सुब्रत मैत्रा को आता है 91,000 लगभग वोट, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को आता है 74,000 लगभग वोट, और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी को आता है 50,000 लगभग वोट। मतलब मानिए कि 91,000 वोट आता है बीजेपी को, 75,000 वोट आता है अधीर रंजन चौधरी को, और 50,000 वोट आता है टीएमसी को, और बीजेपी 17,000 वोट से चुनाव जीत जाती है लगभग। अगर ममता बनर्जी के उम्मीदवार ने वो 50,000 वोट नहीं काटा होता तो 17,000 वोटों से अधीर रंजन चौधरी की हार नहीं होती। लेकिन जब से जागे तभी सवेरा, और राजनीति में कभी अवकाश नहीं होता, राजनीति का कभी अंत नहीं होता। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की जो तैयारी शुरू कर देता है वही असली नेता माना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के वोटों में बहुत फर्क नहीं है, और अगर कांग्रेस के साथ वाम मोर्चा के साथ गठजोड़ बन गया तो बीजेपी के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि अभी हमें यह बात नहीं कहनी चाहिए, अभी यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में गणित तो चलता ही रहता है, राजनीति में आंकड़ों की बाजीगरी चलती रहेगी और ये पूरे 5 साल चलेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ममता बनर्जी को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए? ममता बनर्जी को चाहिए कि वो इंडिया ब्लॉक के भीतर राहुल गांधी को अपना नेता डिक्लेयर करे, माने, सार्वजनिक रूप से ऐलान करे, और कांग्रेस को जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, लेफ्ट को जो नुकसान उन्होंने पश्चिम बंगाल में पहुंचाया, और बीजेपी के लिए जो है एंट्री आसान करी है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहां तक आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, जुड़े रहिए साथ। धन्यवाद।